अमेरिकन फाइनेंस की दुनिया में कुछ ही नाम इतने पावरफुल, रिस्पेक्टेड और कंट्रोवर्शियल हैं जितना ये नाम। ये आदमी कॉरपोरेट मर्जर्स का मास्टरमाइंड था, फाइनेंशियल सिस्टम्स का आर्किटेक्ट और एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक फ़ोन कॉल से मार्केट्स को हिला सकता था। प्रिविलेज में पैदा होने के बावजूद एम्बिशन ने इसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया और ये दुनिया का सबसे प्रभावशाली बैंकर बन गया। उसके फैसले ने अमेरिकन इंडस्ट्री का रुख बदल दिया और उसका असर उसके बैंक के दीवारों से बाहर तक महसूस किया गया। लेकिन ये आदमी था कौन? क्या चीज़ इसे वॉल स्ट्रीट का जायंट बनाती थी, जिसे लोग एक तरफ से डरते थे और दूसरी तरफ एडमायर करते थे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेपी मॉर्गन की। एक ऐसा आदमी जिसने अमेरिकन कैपिटलिज्म की बुनियाद को हमेशा के लिए बदल दिया। हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट के बिजी फाइनेंशियल हब में 17 अप्रैल 1837 को जॉन पियरपोंट मॉर्गन का जन्म हुआ। वह एक सक्सेसफुल बैंकर जूलियस स्पेंसर मॉर्गन के बेटे थे और यंग जॉन का डेस्टिनी फाइनेंस की दुनिया से जुड़ा था। लेकिन जॉन का बचपन इतना आसान नहीं था। वह बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स से परेशान थे, जैसे सिवियर सीजर्स, माइग्रेन्स और रूमेटिक फीवर। इस वजह से वह अक्सर अपने दोस्तों से अलग रहते थे। इस आइसोलेशन ने उनमें फाइनेंस और बिजनेस की अर्ली इंटरेस्ट पैदा की। वह ज़्यादातर टाइम घर पर ही रहते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते और बैंकिंग वर्ल्ड के बारीक डिटेल्स स्टडी करते। जॉन की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए उनके पापा ने उन्हें अकेले अटलांटिक ओशन के बीच अजोर आइलैंड्स में रहने भेजा, वो भी ऑलमोस्ट 1 साल के लिए। ये एक्सपीरियंस मुश्किल था, लेकिन इसने जॉन को स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाया, जो उनके फ्यूचर में बहुत काम आया। जॉन की पढ़ाई भी उतनी ही इंटरनेशनल थी जितना उनका फ्यूचर बिजनेस। उन्होंने बोस्टन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी में पढ़ाई की, जिससे उन्हें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव मिला जो उनके करियर में बहुत यूजफुल था। 1857 तक 20 साल की उम्र में जॉन काम के लिए तैयार थे। उनके पास वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंस की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का जुनून था। उनके पापा के कनेक्शंस की वजह से उन्हें वॉल स्ट्रीट पर एक जॉब मिली, जॉर्ज पीबॉडी एंड को के अमेरिकन इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करने वाली बैंकिंग फर्म में। यहाँ जॉन ने हाई फाइनेंस की दुनिया में अपने पैर जमाए, अपने पापा की लंदन बेस्ड फर्म के लिए अमेरिकन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के रिपोर्ट्स लिखते हुए। लेकिन जॉन के अर्ली करियर में कुछ चैलेंजेस भी थे। उनके पापा को डर था कि जॉन का गुस्सा और जल्दी डिसीजन लेने का नेचर उनके फाइनेंसियर बनने के रास्ते में रुकावट बन सकता है। और 1859 में कुछ ऐसा ही हुआ जिससे जॉन की इतनी सालों की मेहनत और जॉब दोनों खतरे में पड़ गए, जब जॉन ने बिना परमिशन के कंपनी के पैसे से ब्राजीलियन कॉफ़ी का पूरा शिपमेंट खरीद लिया। हालांकि इससे प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस तरह का रिस्क लेना बैंकिंग हाउस के सीनियर मेंबर्स को पसंद नहीं आया। 1861 में 24 साल की उम्र में जॉन ने अपनी पहली कंपनी शुरू की। सब कुछ सही चल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने जॉन की पर्सनल लाइफ को पूरी तरह हिला कर रख दिया। जब उनकी बीवी अमीलिया स्टर्जिस ट्यूबरक्यूलोसिस से मर गईं, वो भी शादी के सिर्फ 4 महीने बाद। दुख में डूबे हुए जॉन ने अपने आप को काम में झोंक दिया, जो उन्हें अमेरिका के सबसे पावरफुल फाइनेंसियर्स में से एक बनने का रास्ता दिखाया। 1871 में जॉन पियरपोंट मॉर्गन को एक ऐसा मौका मिला जिसने उनके करियर और अमेरिकन इंडस्ट्री की शक्ल ही बदल दी। उन्होंने एंथनी ड्रेक्सल के साथ मिलकर ड्रेक्सल मॉर्गन एंड को प्राइवेट मर्चेंट बैंकिंग हाउस बनाया, जिसे बाद में जेपी मॉर्गन एंड को का नाम दिया गया। यह फर्म मॉर्गन के साम्राज्य की नींव बनी और मॉडर्न बैंकिंग जायंट जेपी मॉर्गन चेस का पूर्वज। मॉर्गन की प्रतिभा सिर्फ डील्स करने में नहीं थी, बल्कि कंसोलिडेशन और एफिशिएंसी के उनके विजन में थी। यह उनके अमेरिकन रेलरोड सिस्टम के दृष्टिकोण में सबसे ज्यादा दिखता था। जहां दूसरों को बहुत सारी कंपीटिंग रेलरोड कंपनीज में कैओस दिखता था, मॉर्गन को अपॉर्चुनिटी नजर आती थी। उनकी स्ट्रैटेजी, जिसे मॉर्गनाइजेशन कहा जाता था, इसमें अंडर फाइनेंस्ड रेल रोड कंपनीज को खरीदना, उनके ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना और उन्हें बड़े ज़्यादा एफिशिएंट एंटिटीज़ में मर्ज करना शामिल था। इस अप्रोच से उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिला और वेस्टफुल कंपटीशन खत्म हो गई। मॉर्गन के तरीके हमेशा पॉपुलर नहीं थे।
वो अक्सर जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे उनका पूरा कंट्रोल मांगते थे, लीडरशिप को बदल देते थे और पावर अपने हाथ में ले लेते थे। लेकिन उनके अप्रोच ने एक वॉलेटाइल इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी लाई, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया और भी ग्रोथ को फ्यूल किया। सदी के अंत तक मॉर्गन अमेरिका की 1/3 रेल रोड्स के मालिक बन गए थे। इस सेक्टर में उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट 1901 में आई, जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में अब तक का सबसे बड़ा रेल रोड बॉन्ड्स ट्रांजैक्शन किया, $40 मिलियन के बॉन्ड्स का अंडरराइटिंग करके नॉर्दर्न पैसिफिक रेल रोड को कंप्लीट करने के लिए। मॉर्गन का असर सिर्फ रेल रोड्स ऑन करने और ऑपरेट करने तक सीमित नहीं था। उन्होंने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट करने में भी क्रूशियल रोल प्ले किया, खास तौर पे 1886 में जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में स्टैंडर्ड टाइम जोन्स एस्टैब्लिश करने में मदद की ताकि रेलरोड शेड्यूल्स कोऑर्डिनेट हो सके। लेकिन मॉर्गन के कंसोलिडेशन एफर्ट्स रेल रोड्स तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने दूसरे इंडस्ट्रीज में भी ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज देखे जो उनके स्टील और इलेक्ट्रिसिटी में अगले बड़े मूव्स के लिए स्टेज सेट कर रहा था। से ही 20वीं सदी शुरू हुई। जेबी मॉर्गन अमेरिकन फाइनेंस के टॉप पे खड़े थे। उनका अगला मूव उन्हें इतिहास में अपनी जगह पक्की करने वाला था और अमेरिकन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। 1901 में मॉर्गन ने स्टील इंडस्ट्री पे नजर डाली। एंड्रयू कार्नेगी, जो स्टील मैग्नेट थे, रिटायर होने के लिए तैयार थे और मॉर्गन ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। एक डील में जो इतिहास में दर्ज हो गई, मॉर्गन ने कार्नेगी स्टील को $480 मिलियन में खरीद लिया। उस टाइम के हिसाब से यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मॉर्गन ने कार्नेगी स्टील को कई दूसरी स्टील और आयरन बिजनेसेस के साथ मर्ज करके यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बना दिया। यह दुनिया का पहला $1 बिलियन कॉरपोरेशन था, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.4 बिलियन था। इसका आइडिया पाने के लिए यूएस स्टील उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स के जीडीपी का लगभग 7% वैल्यू रखता था। इस डील ने मॉर्गन को अमेरिका की लगभग 2/3 स्टील प्रोडक्शन का कंट्रोल दे दिया, लेकिन वो यहां नहीं रुके। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के उभरते हुए फील्ड पे ध्यान दिया, थॉमस एडिसन के अर्ली एक्सपेरिमेंट्स को फाइनेंस किया। बाद में उन्होंने एडिसन इलेक्ट्रिक को उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ मर्ज करके जनरल इलेक्ट्रिक बनाने में क्रूशियल रोल प्ले किया, जो आज भी दुनिया को शेप दे रहा है। मॉर्गन का असर टेलीकम्युनिकेशंस तक भी पहुंचा। वो उस चीज को बनाने में इंस्ट्रूमेंटल थे जो बाद में AT&T बनी। एक बार फिर कंपनीज को अनस्टॉपेबल इंडस्ट्रियल जायंट्स में कंबाइन करने का अपना टैलेंट दिखाते हुए। लेकिन मॉर्गन का अमेरिकन इंडस्ट्री का कंसोलिडेशन कंट्रोवर्सी के बिना नहीं हुआ। उनके तरीके में अक्सर कंपटीशन को खत्म करना और पावर को कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेट करना शामिल था। यह अप्रोच इफेक्टिव होने के बावजूद मोनोपोलीज और इकोनॉमिक पावर के कॉन्सेंट्रेशन को लेकर चिंता पैदा करता था। सन 1902 में यह चिंताएं तब सामने आईं जब प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, जिन्हें ट्रस्ट बस्टर कहा जाता था, ने जस्टिस डिपार्टमेंट को मॉर्गन की नॉर्दर्न सिक्योरिटीज कंपनी के खिलाफ शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट के वायोलेशन का केस फाइल करने का ऑर्डर दिया। यह मॉर्गन और रूजवेल्ट के बीच तनाव भरे रिश्ते की शुरुआत थी और बड़े बिजनेस पे गवर्नमेंट की बढ़ती नजर का संकेत था। इन चैलेंजेस के बावजूद मॉर्गन का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। उनकी कंपनीज ने अमेरिकन इंडस्ट्री पे राज किया और फाइनेंशियल वर्ल्ड में उनकी पावर बेजोड़ थी। इस पावर की असली परीक्षा 1907 में होनी थी, जब यूनाइटेड स्टेट्स एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा था, जिसे सुलझाने के लिए मॉर्गन की सारी स्किल और इन्फ्लुएंस की जरूरत थी। सन 1907 का पैनिक एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस था जिसने यूनाइटेड स्टेट्स को एक गहरे डिप्रेशन में धकेलने की धमकी दी थी। यह यूनाइटेड कॉपर कंपनी के स्टॉक मार्केट को कॉर्नर करने की एक फेल्ड कोशिश से शुरू हुआ, जिसने इस स्कीम से जुड़े बैंक्स पे रन ट्रिगर कर दिया। यह पैनिक जल्दी ही फैल गया और जल्द ही पूरा अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम खतरे में आ गया। इस क्रिटिकल मोमेंट पे, जब देश इकोनॉमिक डिजास्टर के कगार पे था, सबकी नजरें JP मॉर्गन पे थी। 70 साल की उम्र में और खराब सेहत के बावजूद मॉर्गन ने इस चैलेंज को स्वीकार किया।
उन्होंने नेशन के लीडिंग फाइनेंसियर्स और बैंकर्स को अपने मैडिसन एवेन्यू वाले लाइब्रेरी में बुलाया, एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड। मॉर्गन की स्ट्रैटेजी बोल्ड और डिसाइसिव थी। उन्होंने और उनके एसोसिएट्स ने अपने खुद के पैसे का बड़ा हिस्सा स्ट्रगलिंग बैंक्स को सपोर्ट करने और फाइनेंशियल सिस्टम में कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए लगाया। एक ड्रामेटिक मूव में मॉर्गन ने अपने लाइब्रेरी के दरवाजे लॉक कर दिए। असेंबल्ड बैंकर्स को तब तक जाने से मना कर दिया जब तक वो एक रेजोल्यूशन पे एग्री नहीं हो जाते। प्लान काम कर गया। प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट के सपोर्ट से, जिन्होंने देश के भले के लिए मॉर्गन पे अपना डिस्ट्रस्ट साइड में रख दिया, यूएस ट्रेजरी ने इस एफर्ट में $25 मिलियन कंट्रीब्यूट किए। मॉर्गन के एक्शंस ने पैनिक को रोक दिया, अमेरिकन इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचा लिया। लेकिन इस क्राइसिस ने एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को हाईलाइट किया। यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ पावरफुल फाइनेंसियर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। 1907 के पैनिक ने सीधा 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम के क्रिएशन का रास्ता दिखाया, जो अमेरिकन बैंकिंग के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। क्राइसिस के बाद मॉर्गन पे स्क्रूटिनी बढ़ गई। पूजो कमेटी बनाई गई मनी ट्रस्ट की जांच करने के लिए वॉल स्ट्रीट बैंकर्स का एक छोटा सा ग्रुप, जो मॉर्गन की अगुवाई में अमेरिकन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखता था। मॉर्गन को टेस्टिफाई करने के लिए बुलाया गया, जहां उन्होंने अपने एक्शंस और अमेरिकन कैपिटलिज्म के अपने विजन का बचाव किया। प्रेशर के बावजूद मॉर्गन अपनी डेथ तक, जो 31 मार्च 1913 को रोम में वेकेशन के दौरान हुई, अमेरिकन फाइनेंस में एक टावरिंग फिगर बने रहे। उन्होंने एक ट्रांसफॉर्म्ड अमेरिकन इकोनॉमी और एक ऐसा लेगेसी छोड़ा जो आज भी फाइनेंस की दुनिया को शेप दे रहा है। मॉर्गन की डेथ ने एक एरा का अंत कर दिया, लेकिन अमेरिकन फाइनेंस और इंडस्ट्री पे उनका असर उनके जाने के बाद भी लंबा चला। उनका बनाया हुआ बैंक, जो अब जेपी मॉर्गन चेस के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे बड़े और इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक है। कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन और कंसोलिडेशन के मॉर्गन के तरीके 20वीं सदी में अमेरिकन बिग बिजनेस के लिए एक टेम्पलेट बन गए। एफिशिएंसी थ्रू स्केल का उनका विजन और स्ट्रगलिंग कंपनीज को प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेज में बदलने का उनका टैलेंट आज भी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन मॉर्गन का लेगेसी कॉम्प्लेक्स और अक्सर कंट्रोवर्शियल है। जहां उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को डेवलप और स्टेबलाइज करने में क्रूशियल रोल प्ले किया, वहीं उनके तरीके से अनप्रेसिडेंटेड वेल्थ और पावर कॉन्सेंट्रेशन भी हुई। इन रॉबर बैरन्स के खिलाफ बैकलैश ने बिजनेस और फाइनेंस के ज्यादा रेगुलेशन का रास्ता दिखाया। मॉर्गन एक नोटेड आर्ट कलेक्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। उनका एक्सटेंसिव आर्ट कलेक्शन, जिसका बड़ा हिस्सा मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट को डोनेट किया गया, न्यूयॉर्क को कल्चर का सेंटर बनाने में मदद की। उनके फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स में हॉस्पिटल्स, चर्चेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सिग्निफिकेंट डोनेशंस शामिल थे। आज जेपी मॉर्गन को इंडस्ट्री के टाइटन, अमेरिकन इकोनॉमी के सेवियर और अनफेटेड कैपिटलिज्म के प्रॉमिस और पेरिल्स दोनों के सिंबल के रूप में याद किया जाता है। उनकी लाइफ स्टोरी गिल्डेड एज और प्रोग्रेसिव एरा के दौरान अमेरिका में आए ड्रामेटिक चेंजेस को एनकैप्सुलेट करती है। जब हम मॉर्गन की लाइफ और लेगेसी पर रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमें याद आता है कि फाइनेंस की कितनी बड़ी पावर है हमारी दुनिया को शेप देने में। जो इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस उन्होंने पायनियर की, वो आज भी ग्लोबल इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इसलिए जेपी मॉर्गन सिर्फ एक बैंकर या बिजनेसमैन से ज्यादा थे। वो मॉडर्न अमेरिकन इकोनॉमी के आर्किटेक्ट थे, एक ऐसा फिगर जिसके एक्शंस और डिसीजंस आज भी इतिहास में गूंज रहे हैं। चाहे आप उनसे प्यार करें या नफरत, जेपी मॉर्गन का इस दुनिया पे गहरा इम्पैक्ट था जिसमें हम आज रहते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।